गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.3 और एक सवाल हम उसका कर चुके थे। आज हम करते हैं अगले सवाल की बात। देखो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 3 + 11 + 19 प्लस फिर डॉट 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 फिर प्लस 803, यानी ये एक समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं, यानी 3 से लेकर 803 तक जितने भी पद हैं, उन सबका टोटल हमें ज्ञात करना है, टोटल योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं, चूंकि प्रथम पद a बराबर 3, सार्व अंतर d बराबर 11 - 3 यानी 8। देखो ये जो प्लस का निशान लगा रखा है ना, 3 + 11 + 19, ये समांतर श्रेणी के पद हैं। और ये जो प्लस का निशान लगा रखा है, ये हमें हिंट देता है कि हमें इनका योगफल ज्ञात करना है। तो हमें ये नहीं है कि इन दोनों के बीच में माइनस क्यों लगाया यहाँ पे। ये तो देखो जैसे पहले निकाल देते, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, इसी तरह से चलते 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 कहीं ना कहीं अंतिम पद यानी 803 भी आएगा। तो हम समांतर श्रेणी के आधार पर पहला पद a का मान 3 और सार्वंतर d का मान 11 - 3 बराबर 8 ले रहे हैं। उसके बाद में देखना है कि जो लास्ट में लिखा गया है वो क्या है। तो आपको बताया गया था कि जब किसी समांतर श्रेणी के अंतिम पद के साथ में वा या फिर पदों शब्द लिखा आता है, तो ये तो होता है n, ठीक है। और जो उस समांतर श्रेणी में आता है, यानी जो पद आएगा वो कहलाता है an, यानी अंतिम पद। तो ये 803 है, ये भी जोड़ना है। देखो प्लस 803 लिखा हुआ है, तो ये इसी संख्याओं में जुड़ना चाहिए था। तो यानी ये वाला जो पद है ये इसका अंतिम पद है, यानी nवां पद, या इसको बोल सकते हैं अंतिम पद, जिसको हम बोलते हैं an या LC। और इसका मान कितना है 803। अब देखो इतनी सी हमें बात पता है कि a क्या है, d क्या है, an क्या है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है योगफल, यानी Sn का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र थे इसको हल करने के लिए योग में। एक तो बड़ा सूत्र था, एक छोटा था। एक बताया था मैंने Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d, और एक बताया था छोटा फॉर्मूला n/2 × a + n। अब इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगाएं? तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि जो a और n ये जरूरी है, क्या ये दोनों मान है हमारे पास? देखो a का मान तो है परंतु n नहीं है। तो सबसे पहले हमें n को लेकर के आना है। n लाने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि दोनों में से किस सूत्र का प्रयोग करें। अब n कहां से लाएंगे? तो n के लिए आपको बताया गया था एक सूत्र जो हमने 5.2 में पढ़ा था, an बराबर होता है a + n-1 × d। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे, यानी पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर a + n-1 × d। अब इस सूत्र में मान रखते हैं। देखो an का मान कितना है 803, यानी अंतिम पद कितना है 803। a का मान 3, n का मान ज्ञात करना है और d का मान है 8। इस 3 को इधर लेके आओ पहले। तो 803 - 3, यहां बचेगा n-1 और गुणा में 8। 803 - 3 यानी 800, और ये जो गुणा में 8 था ये चला जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा n-1।
800 में 8 से भाग करेंगे 100, और यहाँ है n-1, तो n बराबर हो जाएगा 100 + 1 या n बराबर 101। देखो ये माइनस का 1 है जी, 100 के पास आएगा, इधर आकर के प्लस का होगा और प्लस होकर के n का मान बन जाएगा 101, यानी हमें उस समांतर श्रेणी के 101 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सूत्र लगाएं, यानी सबसे पहले हमने n का मान निकाला, n का मान है, a का मान है, d भी है और l भी है, यानी चाहो तो इस सूत्र का प्रयोग कर दो, n का मान है, a भी है और d भी है, और या फिर इसका कर दो, n भी है, a भी है और l भी है। तो जब सारी स्थिति हो, दोनों में से किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सके तो फिर छोटे वाले का ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करके हम योगफल निकालते हैं। यहां लिखते हैं क्योंकि एपी के प्रथम n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 × a + l। अब मान रखते हैं तो S 101, n का मान 101/2, a का मान है 3 प्लस l यानी अंतिम पद है 803। S 101 बराबर 101/2 × अब इन दोनों का योग करके बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 806। 101 × अब देखो 2 और 806 आपस में विभाजित होते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 403। अब 101 × 403 इनको गुणा करेंगे, यहां देखिए 101 × 403, 3 0 7 0 4, 3 0 0 3 एकम 3 0 4 7 फिर 0 40,703 40,703, यानी इस दी गई एपी के प्रथम 101 पदों का योग कितना आएगा 40,703। ये है हमारा इस प्रश्न का आंसर। यानी जिस प्रश्न के अंदर ऐसी स्थिति आती है जहां से हमें n का मान पता नहीं हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस सूत्र से n का मान ज्ञात करोगे और उसके बाद में यदि आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं योग के लिए तो आप छोटे वाले सूत्र का प्रयोग करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर यहाँ अंतिम पद नहीं होता तो हम बड़े वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे में 2 भाग हैं। उसका पहला कि समांतर श्रेणी 9 17 25 ... आगे कुछ भी नहीं है, 9 17 25 इतना ही दिया हुआ है। इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 636 हो, यानी योग 636 होने के लिए इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होने चाहिए, यानी n का मान क्या है ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो n का मान ज्ञात करने के लिए अब हमारे दिमाग में क्या आता है कि n का मान तो हम इस सूत्र से निकालेंगे, एक नंबर से an बराबर a + n-1 × d से, परंतु ये सही नहीं होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि समांतर श्रेणी में जो मान दिए गए हैं पहले हम उनको लेते हैं। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद, क्योंकि प्रथम पद a बराबर है 9, सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस यानी d बराबर है 17 - 9 बराबर 8। ये 2 मान तो हमें यहां से मिल गए और उसके बाद में दे रखा है 636। ये 636 क्या है, ये दिया हुआ है योगफल, यानी n पदों का योग Sn बराबर है 636
और हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या यानी n का मान। अब ध्यान दीजिए, हम पहले सूत्र से चेक करते हैं कि क्या पहला सूत्र लगेगा। तो ध्यान रहे, यहां देखो कितने मान हैं, an, a, n और d, 4 मान हैं। इस सूत्र का प्रयोग तभी करना है जब इसमें कम से कम 3 मान आपको मिल जाए। तो देखिए, क्या an का मान है, चेक करो, यहां पर an नहीं है, कोई बात नहीं। a का मान है, बिल्कुल है। d का मान है, ये भी है। n का मान नहीं है। यानी अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास 3 मान होने चाहिए थे, परंतु इसमें तो 2 ही मिल रहे हैं, a और d। Sn हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ Sn है ही नहीं, तो a और d ही लेकर के हम कर सकते थे, परंतु यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग अब नहीं हो सकता। तीसरा मान होना चाहिए था। पहला फॉर्मूला कैंसिल। दूसरे को चेक करते हैं तो सबसे पहले आता है Sn। Sn है हमारे पास 636, बिल्कुल सही है। d का मान है, प्रथम पद a का मान ये भी है। अब बचा क्या, n, यानी n यहां पर नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक मान नहीं होता है तो उससे हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा क्यों नहीं लगाएंगे भी, तीसरे को भी चेक कर लो। Sn का मान दे रखा है 636, a का मान दिया हुआ है 9। अब यहां n और अंतिम पद, ये 2 चीज नहीं है, हम इस सूत्र को भी नहीं लगा सकते। तो इस तरह से चेक करना है, तो यहां आएगा योगफल का बड़े वाला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला नंबर 2। ये पदों की संख्या है n, यहां n लिख देते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। फिर लिखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। अब यहां मान रखो, Sn का मान कितना हुआ 636, n का मान ज्ञात करना है, इसलिए n वापस आ जाएगा 2 इंटू a का मान कितना है 9, फिर प्लस n का मान ज्ञात करना है इंटू d का मान है 8, ब्रैकेट बंद। 636 बराबर n/2 इंटू, इनको गुणा करो 18। अब ये ब्रैकेट तो खुलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस d को इन दोनों से गुणा करके और ब्रैकेट को खोल देंगे। तो 8 को n से गुणा करेंगे 8n, और 8 को -1 से करेंगे -8। 636 बराबर n/2 इंटू, अब देखो 8n, ये तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा 8n। अब ये 18 प्लस का है और ये 8 माइनस का है, दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, दोनों को घटा देंगे तो यहां आएगा प्लस का 10। ठीक है। अब थोड़ा सा यदि और छोटा किया जाए इसको, तो हम ये भी कह सकते हैं 636 n/2। अब देखो 8n और 10, इसमें से कॉमन क्या आता है, यानी 8 और 10 किस पहाड़े से कटते हैं, 2 से, तो गुणा में 2 को कॉमन निकाल देते हैं, यहां बचेगा 4n और यहां बचेगा 5, यानी 2 का भाग इन दोनों में जाता है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको आगे गुणा करो, तो 636 बराबर, देखो n को 4n से गुणा करेंगे 4n², फिर प्लस n को 5 से गुणा करेंगे 5n। अब इस 636 को हम लेके आएंगे दूसरे पक्ष के अंदर, यानी दाएं पक्ष के अंदर, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n, और ये 636 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 636, और दूसरे पक्ष में यहां बचेगा 0, जो हमने लिख दिया है आगे। अब देखिए, ये एक द्विघात समीकरण बन गई है।
और द्विघात समीकरण को हमने पहले पढ़ा था बहुपद वाली प्रश्नावली के अंदर। उसमें 3 विधियां पढ़ी थी, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि। अब यहाँ क्योंकि देखो संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, अब ये तीनों संख्याएं यानी 4, 5 और 636 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। यानी द्विघाती सूत्र से थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। और द्विघाती सूत्र के लिए हमें सबसे पहले a, b और c के मान लेने हैं। हमने पढ़ा था इसके मानक रूप ax² + bx + c = 0 से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ हमें a का मान क्या मिलेगा 4, b का मान 5 और c का मान मिलेगा -636। फिर देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं b² - 4ac, b का मान 5, फिर माइनस 4 × 4 × -636, b² - 4ac बराबर 5 का वर्ग 25। अब ये माइनस और ये माइनस जब गुणा होंगे तो प्लस 4 × 4 16, 16 को 636 से गुणा करते हैं 96, 9, 48 और 9 57, 5, 96 और 5 101, यानी 10,176। और फिर ये आ जाएगा b² - 4ac बराबर 25 + 10,176 यानी 10,201। ये है b² - 4ac का मान। अब हम करते हैं द्विघाती सूत्र का प्रयोग, क्योंकि द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र हमने पढ़ा था x बराबर -b ± √b² - 4ac बटा 2a। मान रखो यहां पर, तो ये आ जाएगा x बराबर, देखो माइनस की जगह माइनस, b का मान है 5 प्लस माइनस दोनों और अंडर रूट में आएगा b² - 4ac, ये रहा अभी हमने क्या किया था 10,201 और नीचे आ जाएगा 2 गुणा a का मान था 4, या x बराबर -5 प्लस माइनस, अब देखो 10,201 किसका वर्ग है, यानी अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल आएगा 101 और नीचे 2 × 4 8। ठीक है, अब यहां से दो स्थितियां बनती हैं। प्रथम स्थिति क्या है वो देखिए, फर्स्ट x बराबर -5 प्लस 101 बटा 8। हमने प्रथम स्थिति में क्या किया भाई, यहां प्लस और माइनस के दो चिन्ह थे, हम पहली स्थिति में लेते हैं प्लस का चिन्ह और प्लस का चिन्ह लेकर के देखें कि इसका आंसर क्या आता है। -5 और 101 इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 101 में से 5 घटा दो, क्या बचता है 96 और नीचे है 8, और जब इसमें 8 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हुआ 12, यानी 96 में 8 का भाग कितनी बार जाता है 12 बार। तो ये तो थी पहली स्थिति। अब लेते हैं दूसरी स्थिति, सेकंड, यानी x बराबर -5 प्लस माइनस, सॉरी पहले क्या लिया था प्लस, अब लेना है माइनस -101 बटा 8। पहले प्लस लेके किया था, अब माइनस लेके करते हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर -5 और -101 दोनों जुड़ करके हो जाते हैं -106 बटा 8, और जब इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये आएगा
53/4, यानी ये दोनों संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, तो ऊपर तो आएगा 53 और नीचे आ जाएगा 4, 2 से विभाजित होने के बाद में। अब देखो 53 और 4 आपस में विभाजित नहीं होते हैं, तो x का मान क्या है, ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है। अब देखो एक चीज, ये जो हमने सूत्र लिखा था जिसमें हमने द्विघाती सूत्र x x x x लिखा था, परंतु अब ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो समीकरण थी इसके अंदर क्या दिया गया था, n दिया गया था ना, तो इस x की जगह आप क्या कर दोगे, सारी जगह n, यानी हमें यहां से कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, n का मान। तो ये ध्यान रखना है, हमने एक बार x को ही लिया था क्योंकि हम x ही पढ़ के आए थे पहले, लेकिन हमें जो मान निकालना था वो n का था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समीकरण में जैसा हो वैसा ही लिखना है। x आ रहा है तो x, n आ रहा है तो n। तो ये आ गए हमारे पास n के दो मान, एक तो आता है 12 और दूसरा आता है -53/4। अब ध्यान दीजिए, जब हमने इसकी मतलब स्टार्टिंग में इसका जब बेस पढ़ा था, इसकी शुरुआत में, तब हमने एक चीज नोट की थी कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, n का मान कभी भी भिन्न में नहीं होता, n का मान कभी दशमलव में नहीं होता और किसी अपरिमेय संख्या के रूप में भी नहीं होता है। ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों मानों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो -53/4 जो है ये n का मान संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि n बराबर -53/4 छोड़ने पर, इसको छोड़ दीजिए। अब ये छोड़ने के बाद में हमारे पास एक ही मान बचता है और वो है 12, यानी धनात्मक पूर्णांक है, तो हम कह सकते हैं अतः n बराबर 12 आंसर। तो पदों की संख्या कितनी हुई, इसलिए पदों की संख्या बराबर 12। ठीक है, यानी n बराबर जो 12 था वही उत्तर सही होगा। अब क्या होता है, कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जिसमें दोनों मान धनात्मक होते हैं, तो हमें उस स्थिति में दोनों मान सही लेने पड़ेंगे, दोनों ही हमारे आंसर होंगे। लेकिन जिस प्रश्न के अंदर कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है ऋणात्मक या भिन्न के रूप में या अपरिमेय के रूप में, तो हम उस स्थिति को छोड़ देंगे और जो दोनों में से धनात्मक पूर्णांक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये था तीसरे का पहला भाग। एक और है इसके अंदर, वो बिल्कुल इसी तरह से है, आप खुद अभ्यास करेंगे उसका। तो अब तक हमने जो 5.3 में योग वाले सवाल पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप इन्हीं पे अभ्यास करें। इसके आगे के जो सवाल हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक गुड बाय, थैंक यू।